everyone and welcome to Commerce Educators. I hope this video finds you well. Firstly, I would like to congratulate each and every person who has cleared their CMA intermediate or CMA final examinations. Okay, but I know not everyone may have received the news that they were hoping for. I know it can get really disappointing. You must be really hurt, really lost. नहीं समझ आ रहा अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट दें कैसे दें, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट फीलिंग्स that you might be going through right now, but life goes on and you need to remember that failure is not the ठीक है यार हो गया, अब कोई बात नहीं है, अब अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है जून 2025 एंड उसके लिए हमें प्रिपेयर करना अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। करेक्ट। चलो, आज की जो अपनी वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्टडी प्लान बताना चाहती हूँ एंड ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली सीएमए फाइनल का जो अपना लॉ का पेपर नंबर 13 है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, ऐसी मैं आपके लिए जो कॉस्ट ऑडिट अपना सब्जेक्ट है पेपर नंबर 17, सिमिलर मैं ऐसी एक और वीडियो आपके लिए उस सब्जेक्ट के लिए भी लेके आऊंगी एंड ऑल्सो जो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी हम लॉ एंड ऑडिट कैसे पढ़नी है, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, ये जो है हम इस वीडियो के थ्रू स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर नंबर 13 को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी रिसेंटली ये सुना है कि हमें थ्योरी पेपर्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं समझ आता है कि थ्योरी पेपर्स किस तरीके से पढ़ने चाहिए। ठीक है, या हमें ये नहीं समझ आता कि हमें रिमेंबर कैसे रखनी है चीज़ें, सेक्शंस हम भूल जाते हैं या हमने सब कुछ पढ़ लिया, 4 बार रिवाइज कर लिया, 5 बार रिवाइज कर लिया, बट स्टिल जब हम एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकता है मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है वो डील कर रहे हैं एंड ऑल्सो आप सीएमए स्टूडेंट्स हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है सबका ही ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी जो सीएमए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होती है लॉ में। अगर अपन कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो वहां पे तो देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो वहां पे आपके लिए कंपैरेटिवली वो पेपर इजी हो जाता है। बट अगर हम पेपर 13 की बात करें तो पेपर 13 जो है वो एंटायरली आपका लॉ मतलब थ्योरी है, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। मे बी हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप इजीली इस पेपर को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो वीडियो है ये वीडियो में हम स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मैं एक और वीडियो डालूंगी इसी सेम पेपर 13 पे कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए एंड पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, सो देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि अभी अपना जो जून आ रहा है उसके लिए हमारे पास इतना कम टाइम रह गया है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर एग्जामिशन इन लॉ। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ या मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अभी रिसेंट जो एग्जाम का रिजल्ट आया है आप उसमें देख लेना, बहुत सारे बच्चों की लॉ में एग्जामिशन भी आई है। ऐसा नहीं है कि लॉ में एग्जामिशन नहीं आ सकती, बहुत इजीली आ सकती है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे भी हैं जिनका लॉ की वजह से ही ग्रुप 3 क्लियर हुआ है, क्योंकि लॉ में एग्जामिशन आ गई, बाकी सब में ठीक है पासिंग मार्क्स आ गए, उस वजह से आपका पूरा ग्रुप भी क्लियर हो जाता है। हम क्यों उस चीज को छोड़े जब हम एग्जामिशन लाके एग्रीगेट में पास हो सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है, अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर कि ये जो अपना स्टडी प्लान रहेगा ये कैसे रहेगा। देखो, सबसे पहले हम एक बार सिलेबस आए, नो कि सबको सिलेबस पता होगा, बट स्टिल एक बार के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे देखो कि ये जो आपका सिलेबस है वो किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, थ्योरी पेपर है एंटायरली। तो जो ये अपना 100 मार्क्स का पेपर है इसमें आप देखो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं जो कि अपने कॉर्पोरेट लॉज वाले सेक्शन में आते हैं, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये मिलाकर ही कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, 60%। अब आप बोलोगे 3 चैप्टर्स थोड़ी है, नो दैट ओके कि 3 चैप्टर्स नहीं है, बट बेसिकली अगर हम बोले 3 पार्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले आपका कंपनीज एक्ट है,
अब कंपनीज एक्ट जो है आपका वो मेजॉरिटी जो आपका वेटेज है वो कवर करता है 40 मार्क्स। एंड ऑल्सो डिस्क्लेमर, आपको यहाँ पे 40 मार्क्स दिख रहा है, बट हमें पता है हमारे पेपर में हमारे पास में चॉइस आती है, ठीक है। आपको 7 में से ओनली 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो आप एक बार पूरा जो पेपर है, जो भी अपने पास अटेम्प्ट्स में पेपर हुए हैं, अगर आप उनको उठा के देखोगे, आपको दिख जाएगा कि ये एक्चुअली 40 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चंस आते हैं कंपनीज एक्ट के। एंड आप टोटल करना 50 तो हो ही जाता है। 50, कभी 52 भी हो रहा है, कभी 48, मतलब 48 टू 52 के बीच में वेरी करता ही है कंपनीज एक्ट, एमसीक्यूज को भी मिला के and जो अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मिला के। सो अगर आपका कंपनीज एक्ट जो है ना, सिर्फ कंपनीज एक्ट ही आपका बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप ये मानो कि आप पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट जो है इसको तो हमें बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है। देन अपना आईबीसी, आईबीसी बहुत ही सिंपल है और इतना कोई लेंदी भी नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो तो वो भी बहुत इजीली हो जाता है। एंड देन जो तीसरा है अपना, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो तो आप ये मानो आपके फ्री के मार्क्स हैं। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद हो इंटर में अपने एथिक्स होता था, और वो एथिक्स 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, हम तो एथिक्स छोड़ के जाएंगे, हमें एथिक्स समझ ही नहीं आता है, क्या फालतू की चीज बनाती है। अब देखो, फालतू की है कैसे भी है, वो सब बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं, बट आप ये देखो कि उसकी वजह से आपके 15 मार्क्स वहां आ रहे थे, और यहाँ पे सीजी की वजह से आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे जब आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे हो। अब आप बोलोगे अरे फ्री के मार्क्स कैसे है, हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। सीजी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी अभी बहुत ही जल्द, जिसमें मैं आपको पूरा सीजी का रिवीजन, एक्चुअली मैं काफी अलग अलग जो है वो चैप्टर वाइज भी वीडियोस अभी इसी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, तो आप वो भी देख लेना। बट सीजी के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि हमसे मॉड्यूल नहीं पढ़ा जा रहा है, हमारे पास नोट्स नहीं है, तो सीजी के लिए सेपरेटली आई बी मेकिंग अ वीडियो। आप उतना भी पढ़ के चले जाओगे ना, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसको स्किप मत करो आप, बेसिकली ये है। और फिर जो अपना सेक्शन बी है, दैट इज इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन। देखो इसमें जो है ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो सेबी तो है ही, कॉम्पिटिशन एक्ट, फेमा, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग है ना ये देख लेते हैं, एक बार आप सेकेंड वाले पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे हम चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बेसिकली, कि आपकी जो है ऐसा नहीं होता, देखो कि हमें है ना हमेशा हार्ड वर्क करना होता है। आपने सुना होगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है ओवर हार्ड वर्क। इसका मतलब ये भी नहीं है आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे, मैं आपको ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आप चैप्टर्स छोड़ के चले जाओ, नहीं। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे हम बहुत बार एग्जाम्पल भी लेते हैं कि यार जितना टाइम आप बीकॉम के लिए दोगे, क्या उतना ही टाइम आप सीएमए के लिए दोगे। प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कोई सेंस वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है, बीकॉम के लिए एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं और सीएमए के लिए में पूरा साल पढ़ना पड़ता है। आपने प्रायोरिटाइज किया ना, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बीकॉम पढ़ोगे ही नहीं, वहां पर भी बैक लग जाती है भाई। तो इजी है इसका मतलब ये तो नहीं है ना छोड़ सकते हैं चीजों को, बस हमें प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को हम अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कंपनीज एक्ट, और मैंने आपको बोला आप ये मानो 40 प्लस मार्क्स का आता है वो, क्योंकि चॉइस आती है, ठीक है। अगर आपको कंपनीज एक्ट अच्छे से आता तो आप सारे वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओगे, तो यू विल बी गुड टू गो। अब देखो कंपनीज एक्ट में भी मैंने आपके जो चैप्टर्स है उनको 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। देखो सबसे पहले जो आप चैप्टर्स पे फोकस करो, वो आपके चैप्टर्स ये वाले होने चाहिए। ये इनमें आपको मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है। देखो कौन कौन से आपके जो हैं वो चैप्टर्स रहेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्टर्स एंड केएमपी, इस पे हमें ध्यान देना है, बोर्ड मीटिंग्स, जो आपका मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 है। देन डिपॉजिट्स, डिविडेंड, डिविडेंड भी काफी छोटा सा चैप्टर है। डिपॉजिट्स भी जो आपका इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वाला चैप्टर है उसी के साथ में ही आते हैं, तो डिपॉजिट्स भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। ऑल्सो डिपॉजिट्स अपने इंटर में भी था। अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है चैप्टर ये आपका ऑडिट में भी आता है, लॉ में भी आता है। तो आप एक जगह पे पढ़ोगे तो दोनों कवर हो जाएगा। जैसे कारो वाले कंसेप्ट हो गए अपने, सेक्शन 139 से 147 वाले कंसेप्ट हो गए, ये दोनों सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि आपको एक जगह पढ़ के दो सब्जेक्ट्स का काम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जो अपना एक चैप्टर था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन वाला ना, मर्जर अमेलगमेशन वाला, इसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी दो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ इन चैप्टर्स पे, सेकंड प्रायोरिटी देनी है हमें
सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो रिमेनिंग अपना चैप्टर 2 डिपॉजिट्स के अलावा है ना, सेक्शन 186 और 187 हम करते हैं, जो चैप्टर 2 में गिवन है मॉड्यूल के, वो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर तीसरा ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट, जो अपना सेक्शन 241 से लेके 245 तक रहता है, वो आप कर लो। तीसरा, ये जो चैप्टर्स है ये सारे आपके जो बिगिनिंग वाले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हैं, जो कि आपने इंटर में पढ़े हुए हैं। अब जिसने इंटर में अच्छे से ये पढ़े हैं ना, तो आप ये मानो आपको एक बार दो बार मतलब ऊपर ऊपर से देख के काम हो जाएगा। सो आप इस पे बैठ के इतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो जो आपका मीनिंग है, कंपनीज का फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एमओए हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, देन इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जो अपन ने स्पाइस प्लस वगैरह पढ़ा है ना, ये सारी चीजों को आप सबसे लास्ट में ले लो, क्योंकि ये इंटर में आती है। अब किसी ने इंटर में अगर इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगने ही वाला है, इम्प्लाइड सी बात है। सो इस तरीके से आप कंपनीज ऐड कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट जो है वो आप क्या प्रिपेयर करो, आईबीसी, क्योंकि हमने देखा आपका आईबीसी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। सीजी अगेन 10 मार्क्स का है। सेबी भी जो है वो भी 10 मार्क्स का है। देन कॉम्पिटिशन एक्ट और फेमा 5-5 मार्क्स के ही हैं, बट ये जो चैप्टर्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें से आपके जो क्वेश्चंस है वो आने के चांसेस रहते ही हैं। और ऑल्सो एक और चीज वापस से सुन लो यहाँ पे, कि जो आपका कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन है उसमें से जो आपके क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आने के क्वेश्चंस के चांसेस नहीं है, आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। सो कंपनीज एक्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपके बी वाला सेगमेंट है, जैसे आपके ये जो सारे एंड वाले स्पेशली चैप्टर्स हैं, इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डायरेक्ट। तो अब अगेन दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब चीजों को ना याद कर सकते हैं, मग अप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमसे कंपनीज एक्ट में ना हमारा दिमाग नहीं चलता, हमें समझ में नहीं आता कि यार क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, क्या कंक्लूजन होगा, यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस करने में दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, तो अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम है और आप इजीली चीजों को याद कर सकते हो, सो आई वुड एडवाइज यू कि आप जो बाकी वाले चैप्टर्स हैं सेक्शन बी के, उनको इतना अच्छे से कर लो कि आप मतलब वही है ना, आप याद कर पा रहे हो, ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा आप याद कर सकते हो चीजों को या नहीं कर सकते हो। सो अगर आप याद कर सकते हो तो ये आपके लिए मान लो बहुत ही प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप पेपर्स उठा के देखना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो याद कर सकते हो उनको ही करना है, बाकी सबको भी करना है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं बाकी चैप्टर्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपना, फिर आपको देखो पीएमएलए। अच्छा पीएमएलए याद करो, अपने लॉ में भी है और ऑडिट में भी है। अगेन साइबर सिक्योरिटी का भी कुछ कुछ पोर्शन ऑडिट में भी आता है और लॉ में तो है ही। तो यार कुछ कुछ चैप्टर्स आपके एक जगह पे पढ़ के जब दोनों जगह पे काम हो रहा है सो उसको पढ़ो। एमएसएमई और सारफेजी एक्ट ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है चैप्टर्स, तो इनको ठीक है आप एक एक बार पढ़ के आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एफर्ट बहुत कम लगाना है। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो एडा है, अब देखो इसका है ना, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसका वेटेज आप देखोगे बहुत ही कम है। बैंकिंग इंश्योरेंस को साथ में मिला के कंबाइंड 5 मार्क्स का वेटेज दे रखा है, बट ठीक है क्वेश्चन इंडिविजुअल आ जाता है, बट ये है कि बहुत ही लेंदी चैप्टर्स है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो चीजों को, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसको आप एकदम एंड के लिए छोड़ दो, और इसमें जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आ रहे हैं आप एक बार उनको देख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है। देखो यहाँ पे वही वाली चीज होती है, आप इस चीज को अपने माइंड में रखना, एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो। अब एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो, मैं रेशोज नहीं पढ़ा रही यहाँ पे, बट इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज में एफर्ट कम लगा रहे हो और उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। और कहीं कहीं पर जैसे अपना इन वाले चैप्टर्स में एफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ना है और वेटेज बहुत कम है, तो एफर्ट ज्यादा रिवॉर्ड कम। वेर एज अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बोला आईबीसी हो गया, सीजी हो गया, स्पेशली सीजी, सीजी में आपको लगता होगा कि वो बहुत अजीब सा है, बट एक्चुअली वहां पे आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड पेजेस ही पढ़ने हैं। उतना सा पढ़ के अगर आपके यार इतने सारे मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। एमएसएमई चैप्टर हो गया जैसे आपका, ठीक है, या साइबर सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड चीजें पढ़नी है और आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका एफर्ट कम लग रहा है और रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, मतलब वेटेज अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, आपको अच्छे से याद हो रहा है, तब उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
और इसको बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, मैं अगर आपको ये चीज, मैंने पहले भी जब हम ऑडिट के लेक्चर्स कर रहे हैं मैंने तब भी आपको बताया था, बट मैं अभी वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर मेरी रैंक आई है तीनों लेवल्स पे, तो उसका मैं 80% क्रेडिट जो है वो किसको दूंगी, मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। क्योंकि देखो, आता सबको है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, पर एक बात बताओ, एग्जामिनर आपके माइंड में जाके उसको खोल के पढ़ने बैठ रहा है कि अच्छा इस बच्चे को सब कुछ आता है। आप जब तक प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे उसको क्या पता। और प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपने कैसे चीज को लिखा है। अब मैं यहाँ पे आके तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से अजीब सा पढ़ा के चली जाऊँ तो मेरी वीडियो देखने ही नहीं आओगे नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियस सी बात है। तो वो वाली चीज यहाँ पे मैटर कर रही है कि यार अगर आपको आता है तो आप उसको प्रेजेंट, तुमने सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है, करेक्ट। तुम उसको दिखाओ कि हमें आता है भाई, हमें आता है तभी तो वो आपको मार्क्स देगा। ऐसे तो है नहीं कि हम उसको सुनाकर आएंगे आपको ओरल टेस्ट हो रहा हो। सो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एंड में मत छोड़ना कि हमारा जून में एग्जाम है तो हम 15 मई के बाद करेंगे। नो, ऐसा नहीं करना है। आप जो जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो साइमल्टेनियस उनके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस लो, एंड आप वीकली बेसिस पे कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस करो, ठीक है। अच्छा, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने वीडियो के बिगनिंग में कहा था कि मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी, तो आप वो एक बार देख लो, ठीक है। और उसके लिए हम अलग से कुछ सेशंस भी कंडक्ट करने वाले हैं, सो वो सब हम बाद में मैं एक वीडियो में बताती हूँ। आगे आ जाओ कि आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। ये मत सोचना अच्छा एक बार पढ़ के एग्जाम देने पहुंच गए, नहीं। आपको इस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करना है कि आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर पाओ चीजों को, कम से कम, ठीक है। देखो, क्योंकि अगेन ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें चीजें याद नहीं हो रही, आप जो है ना, मतलब चीजों को लर्न मत करो। हम क्या करते हैं, लर्न करने जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कि द से लेके और एंडिंग तक लर्न किया, मम्मी को सुना के आते हैं, वो काम हमें करना ही नहीं है, आपको रिवीजन करना है। अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मैं चीजों को रीड करती हूँ, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ा, आप रीडिंग बढ़ाओ उसकी, एक बार पढ़ लिया ठीक है छोड़ दो, सेकेंड डे उसको वापस से पढ़ो, थर्ड डे उसको वापस से पढ़ो। रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है, आपको रीडिंग लगानी है। अब जितनी बार उस चीज की रीडिंग लगाओगे ना, वो चीज आपको अपने आप आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको एग्जाम तक भी लगेगा मुझे वो चीज नहीं आ रही, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, आपको एग्जाम में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप याद करने का ट्राई करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी हम छोटे बच्चे नहीं है, और ना ही अपने कोई 5 6 पेजेस है जो हमें याद करने हैं, और आपकी 1000 पेज की मॉड्यूल होती है, कैसी बातें कर रहे हो, याद कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। और वो भी एक सब्जेक्ट तो है नहीं अपने पास में, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको क्या प्रिपेयर करने हैं, हैंड रिटन नोट्स और फ्लो चार्ट्स। देखो, हमें पता है एग्जाम में हमें इतनी बड़ी हम मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते हैं, सो हमारे पास में खुद के चार्ट्स होंगे, खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो उससे क्या रहता है, आप एग्जाम टाइम में इतनी बड़ी मॉड्यूल को ना उठा के उसको पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत सारे मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स पे आप मत जाओ कि हमने 10 अलग अलग फैकल्टीज के नोट्स मंगवा लिए, 10 अलग अलग जगह पे हम कंटेंट देख रहे हैं, नहीं। आपका आईसीएमआई का मॉड्यूल जो है ना, बस उतना ही पढ़ना है आपको। मॉड्यूल आपने पूरा पढ़ लिया, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपने नोट्स बना लिए, नहीं तो किसी के परचेज कर लिए, जैसा भी है बस खत्म करो। 5 अलग अलग जगह पे नोट्स लेके कोई फायदा नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज करोगे एंड टाइम वेस्ट करोगे। नेक्स्ट देखो, सेक्शंस। अब कुछ कुछ लोगों को लगता है कि यार हमें तो सेक्शंस जो है वो याद करने ही पड़ेंगे वरना हम फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी रैंक आई है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने सारे सेक्शंस नहीं लिखे थे एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सेक्शन लिखोगे तो ही आप क्लियर कर सकते हो या रैंक आएगी, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो लोग हैं जिन्होंने सेक्शन नहीं लिखे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस होते हैं, मैं तो क्लास में इवन मार्क करवा देती हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो आप उसको पढ़ लो और ट्राई कर लो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। पूरे जिसको हो जाते हैं वेल एंड गुड, जिसको नहीं होते अपना टाइम वेस्ट मत करना सेक्शंस को याद करने में। अगर आप 100% 200% श्योर हो एग्जाम में सेक्शन के बारे में तो ही आप लिख कर आओ। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा है 241 था कि 244 था, स्किप कर दो, ठीक है, गलत मत लिखो। नेक्स्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे टाइम दो, और आपके 30 मार्क्स से तो एमसीक्यूज ही आते हैं। तो अगर आपका एमसीक्यूज जो है
मान लो आपके जो एमसीक्यूज है वो 10 एमसीक्यूज भी सही चले गए तो 20 तो वहां आ गया यार, 20 और तो हम ला ही सकते हैं इजीली। ऑल्दो वी आर एविंग फॉर एग्जाम्शन, बट जिसको बिल्कुल ही नहीं होती चीजें लॉ में, तो वो एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करो। एंड लास्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब आपको ये लगेगा यार ये तो फालतू की बात है क्या रिवॉर्ड, बट नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि यार हम 24 जो हैं उसमें से 15 घंटे पढ़ ले, 18 घंटे पढ़ ले, ऐसा नहीं है। आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते रहो, वीकेंड्स पे थोड़ा सा बाहर जाओ, इवन अपने फ्रेंड्स से मिल लो यार, 1 2 3 घंटे अगर आप वीक में एक बार अपने लिए निकाल लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज डेली दोस्तों से मिल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, रिवॉर्ड का मतलब अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए मूवी देखना हो सकता है, किसी के लिए कुछ अपने आप को मतलब कुछ शॉपिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है, किसी फ्रेंड से बात करना हो सकता है, एनीथिंग जिससे आपको लगता है कि यार मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका देखो माइंड अगर खुश है ना, आप खुश हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। आप दुखी हो रहे हो, मन में गुस्सा आ रहा है कि यार पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कोर्सेज हैं इसमें कोई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो आप जो है ना वो अभी से अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग कर लो कि आपको 15 16 घंटे पढ़ने की कभी मतलब नीड ही ना लगे। मैंने कभी भी, आप मानोगे, 10 आवर्स से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, इवन एग्जाम टाइम पे भी। आपको अपनी नींद पूरी करनी है, नींद पूरी नहीं होगी, तुम्हारे कंटिन्यू 8 डेज एग्जाम होते, तुम एग्जाम में अपेयर कैसे करोगे? वहां पर नींद आती रहेगी। ठीक है, इसके लिए भी हम अलग से बात करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना सा याद रखो कि आपको जो भी चीज अच्छी लग रही है तो आप ब्रेक्स लेते रहो, कि अच्छा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ पे 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लेके ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है, जिससे आपका माइंड अच्छा हो जाए। वॉक कर लो, सॉन्ग सुन लो, वो सब देखो सबका अलग अलग होता है, सो यू डू यू। बट ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। एंड लास्ट में, एफिशिएंसी ओवर ड्यूरेशन। आप अगर कहीं से ये सुन रहे हो कि आपको, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 15 आवर्स जो है पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कम पढ़ के एफिशिएंसी अच्छी आ रही है आपकी, और ज्यादा पढ़ के आपकी एफिशिएंसी खराब है, तो वो 15 आवर्स भी आप मान लो वेस्ट है। उससे बेटर है आप 8 घंटे पढ़ के अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेम्बर कि कम पढ़ के अगर अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो दैट इज बेटर, वे बेटर देन इतने घंटे टाइम वेस्ट करके आप बैठे हो बुक लेके, यार माइंड भी नहीं जा रहा, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। ठीक है, चलो ओवर करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई, बट जितने भी सारे पॉइंटर्स है वो बताना काफी इंपॉर्टेंट था। आंसर राइटिंग के लिए आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।